हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह हमारा आखिरी टॉपिक होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन में। तो एक छोटा सा टॉपिक हम देख लेते हैं इसमें। जैसे कि अभी तो हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक फ्रेंच होगा, बट अभी हम एक छोटा सा टॉपिक डेनिश कंपनी का भी वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये भी इंडिया में आए थे डेनिश लोग भी। डेनिश बेसिकली डेनमार्क के लोग थे। सो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी थी। मैं जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको कि ये डेनमार्क से आए थे। तो फर्स्ट डेनिश फैक्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हो। जैसे कि पहली जो डेनिश फैक्ट्री थी वो 1620 में बनी थी ट्रेनको वॉर में। ये तंजौर के पास का है। तो और दूसरी फैक्ट्री 1676 में सिरमपुर में वेस्ट बंगाल में बेसिकली इन्होंने बनाई थी। फाइनली क्या होता है कि ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। फाइनली डेनिश जो होते हैं वो अपनी सारी फैक्ट्रियाँ जो इंडिया में होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच के इन 1854 में बेच देते हैं और वापस चले जाते हैं डेनमार्क। एंड बेसिकली इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिकली ये कॉमर्स से ज़्यादा बेसिकली ये ट्रेडिंग करने से ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस जो इनको जाना जाता है वो बेसिकली मिशनरी एक्टिविटी के लिए इनको जाना जाता है। बेसिकली मिशनरी एक्टिविटी का मतलब होता है रिलीजन से रिलेटेड चीज़ों के लिए, कन्वर्जन के लिए ये बेसिकली जाने जाते थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन के लिए। तो बस इतना ही छोटा सा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं कि पहली दूसरी फैक्ट्री कहाँ कहाँ इनकी बनाई गई थी और क्या क्या ईयर में बनाई गई थी, आप ये देख सकते हो बस। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इसका लास्ट भी टॉपिक होगा, फ्रेंच स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच जो थे वो बेसिकली आखिरी यूरोपियन थे, लास्ट यूरोपियन से जो इंडिया में आए थे। ये भी इनका भी पर्पस सेम था जैसे और सब कंपनियों की तरह, वो ट्रेड के लिए ही आए थे। अब क्या होता है कि 1664 में जो इनके राजा होते हैं फ्रांस के, लुइस 14, उनके एक मिनिस्टर होते हैं, फेमस मिनिस्टर कॉलबर्ट। वो एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। फ्रेंच में इसका नाम होता है कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल्स करके नाम होता है, फ्रेंच नाम है ये। आप देख सकते हो, अगर कहीं कभी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप देख लेना एक बार नज़र। और फिर क्या होता है कि 1667 में अब जो फर्स्ट टाइम जो फ्रेंकोइस कैरन करके बंदा होता है फ्रेंच का, वो इंडिया में आता है फर्स्ट टाइम और अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो फ्रेंच की होती है वो सूरत में इस्टेब्लिश करता है। 1669 में इसी के साथ एक पर्सन बंदा आता है मरकरा करके, वो भी इसी के साथ आया होता है। वो दूसरी फैक्ट्री जो कि होती है वो इस्टेब्लिश करता है मसूलीपट्टनम में। अब ये फैक्ट्री जो मसूलीपट्टनम में ये फैक्ट्री लगाता है वो बेसिकली एक आफ्टर द ये एक परमिशन, गोलकोंडा के सुल्तान के परमिशन के बाद ये फैक्ट्री लगाया होता है मसूलीपट्टनम में, मैरकरा में। तो ये भी एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप देख सकते हो। फिर 1673 में शाइस्ता खान थे, मुग़ल सूबेदार हुआ करते थे बंगाल के। उससे उनसे परमिशन मिलती है चंदन नगर में, फ्रेंच को चंदन नगर एक कलकत्ता के पास का एरिया है, वहाँ पे टाउनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये भी एक फैक्ट है 1673 में। शाइस्ता खान से जो मुग़ल सूबेदार होते हैं बंगाल के, उनसे परमिशन लेके फ्रेंच अपनी टाउनशिप इस्टेब्लिश करते हैं चंदन नगर में, बंगाल में। ऑल्सो उसी ईयर में जो वलाईकोंडापुरम के गवर्नर होते हैं, वलाईकोंडापुरम जो होता है वो बेसिकली बीजापुर सुल्तान के अंडर में होता है। तो वहाँ का एक गवर्नर होता है शेर खान लोधी। वो फ्रेंकोइस मार्टिन जो होता है वो भी एक मसूलीपट्टनम जो होता है वहाँ पे काम करता होता है मसूलीपट्टनम में, फ्रेंकोइस मार्टिन। तो इसको ग्रांट करता है एक जगह, साइट फॉर सेटलमेंट के लिए फ्रेंच को एक सेटलमेंट प्रोवाइड करता है, ग्रांट करता है फ्रेंकोइस मार्टिन को। अब इसी जो सेटलमेंट होती है वहीं पे फ्रेंकोइस मार्टिन एक एरिया बसाता है, उसी का नाम आज पौंडीचेरी है 1674 में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पौंडीचेरी ही बेसिकली इनका इंपॉर्टेंट सेंटर होता है फ्रेंच का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर जो फ्रेंच का आज भी जिसे जानते हैं लोग, वो पौंडीचेरी ही था। अब बाद में क्या होता है, मार्टिन 1674 में कैरन जो होते हैं, जो फ्रेंकोइस कैरन होता है उसको रिप्लेस भी कर देता है एज अ फ्रेंच गवर्नर। अब आते हैं कि अब ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, लेकिन इससे क्या होता है कि उन्हें कुछ
जब बनते हैं तो उसके अर्ली सेटबैक्स, ऐसा नहीं है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सडन आई और उन्होंने सब कुछ इस्टेब्लिश कर लिया। ये होता है कि उन्हें एक बार और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो अर्ली सेटबैक्स जिसे बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो भी होता है कि उसके बाद से फिर वो रीस्टैब्लिश करते हैं सारा कुछ। तो अर्ली सेटबैक्स क्या लगते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, बेसिकली क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ, एज अ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या होता है कि फ्रेंच और डच के बीच में वॉर हो जाती है यूरोप में। तो क्या यूरोप में नहीं, सॉरी, इंडिया में। तो डच क्या होते हैं, कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी को 1693 में। अब डच क्या होता है, उस टाइम इंग्लिश पीपल भी होते हैं, तो इंग्लिश का इनको डच का स्वाद होता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये काफ़ी मजबूत होते हैं डच लोग, तो वो कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी को फ्रेंच से 1693 में। अब उसके बाद क्या होता है, एक ट्रीटी होती है राइसविक, उसको वो ट्रीटी के तहत 1697 में ये ट्रीटी होती है। उसके तहत ये रिटर्न तो कर देते हैं पौंडीचेरी को फ्रांस को, बट क्या करते हैं कि वो अपनी जो भी उसको फिर भी पौंडीचेरी को वो कैप्चर करके रखते हैं। वो बोलते हैं रिस्टोर कर दिया पौंडीचेरी को, बट 2 more ईयर के लिए वो फिर भी उसको कैप्चर करके रखते हैं डच जो होते हैं वो पौंडीचेरी के एरिया को। तो ये भी एक अर्ली सेटबैक्स होता है कि आते ही उनका एक वॉर होता है फ्रेंच और ये डच उस टाइम मजबूत भी होता है, इंग्लिश का सपोर्ट भी होता है, तो वो कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी का। तो ये भी इनके अर्ली सेटबैक्स में आता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, स्टार्टिंग में इनको प्रॉब्लम्स आती है। अब उसके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंट था कि एक स्पेनिश सक्सेशन का वॉर होता है यूरोप में। सक्सेशन बेसिकली कौन सा राजा, कौन बनेगा नेक्स्ट राजा स्पेन का, तो वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन उसे जाना जाता है यूरोप में। अब इसकी वजह से क्या होता है कि फ्रांस को अपनी सारी फैक्ट्रियां जो कि सूरत, मसूलीपट्टनम में है, वो सारी की सारी अबेंडन करनी पड़ती है। ये भी अर्ली सेटबैक्स में होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग के पॉइंट्स बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ये मेन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉपिक्स हैं वो बाद में रीस्टैब्लिश करेगी, जिसको बेसिकली हम पढ़ते हैं। बट ये स्टार्टिंग में जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उनको अर्ली सेटबैक्स क्या क्या लगते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। अनदर सेटबैक इनको लगता है कि जब इनका फ्रेंकोइस मार्टिन मैंने बताया ना, जिसने पौंडीचेरी को फाउंडर ऑफ पौंडीचेरी जो था, उसकी वो ही बेसिकली क्या होता है कि वो डाइड कर जाता है। ही बेसिकली डाइड ऑन December 31, 1706। सो एक इम्पॉर्टेंट इनका गवर्नर होता है फ्रेंकोइस मार्टिन, तो वो भी एक्सपायर कर जाता है 1706 में। तो ये इनके लिए अनदर सेटबैक होता है। अब क्या होता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है 1706 से। तो इनका क्या होता है, फिर से इनको रीऑर्गेनाइज करता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, रीऑर्गेनाइज करती है खुद को 1720 में। सो रीऑर्गेनाइज करती है एज अ परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज, और खुद के स्ट्रेंथ को ये रिवाइव करती है। और इस टाइम जो ये अपने खुद की स्ट्रेंथ को रिवाइव करती है, तो इनके मोस्टली 2 इम्पॉर्टेंट गवर्नर्स होते हैं, ये लेनॉयर एंड ड्यूमास। तो 1720 से 1740 के बीच में ये 2 गवर्नर्स की वजह से ये रिवाइव कर जाती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से। इसको रीऑर्गेनाइजेशन पीरियड भी बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में। ऑल्सो इसको जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको सपोर्ट भी होता है। बेसिकली फ्रेंच का पोजीशन होता है मॉरिशस और रीयूनियन में भी उनका बेसिकली वो कैप्चर करके रखते हैं। कॉलोनी टाइप का होता है फ्रेंच का मॉरिशस और रीयूनियन में, साउथ इंडियन ओशियन में। आप देख सकते हैं ये मॉरिशस और रीयूनियन का एरिया है, मेडागास्कर के बगल में, अफ्रीका के बगल में। अब ये क्या होता है, इनको इधर से भी सपोर्ट आ जाता है कि कुछ भी यहाँ साउथ इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो यहाँ से इनकी शिप्स आ जाती थी इनको हेल्प करने के लिए रीयूनियन या मॉरिशस से। तो ऑल्सो दे हैव द सपोर्ट ऑफ फ्रेंच पोजीशन ऑफ मॉरिशस एंड रीयूनियन। तो इनके पास इंडियन ओशियन में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट था उस टाइम। अब आते हैं, देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिकली एग्जाम्स में पूछा जाता है टॉपिक, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को हम कार्नेटिक वॉर से देखते हैं कि उनके बीच में 3 कार्नेटिक वॉर्स लड़े गए थे एंग्लो और फ्रांस के बीच में, फ्रेंच के बीच में। तो बेसिकली इसे कार्नेटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बैटल का एरिया था इनका वो कार्नेटिक वाला ही एरिया था साउथ इंडिया में। डेट्स वाई कॉल्ड एज वॉर ऑफ कार्नेटिक। अब क्या होता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहला क्या होता है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है 1740 से 48 के बीच में। अब ये क्या होता है, ये क्यों होता है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? ये बेसिकली क्या होता है कि यूरोप में एक ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चलता होता है कि राजगद्दी की लड़ाई होती है ना ऑस्ट्रिया में, तो वॉर ऑफ सक्सेशन चलता रहता है, कौन अगला राजा बनेगा। तो उसकी लड़ाई यूरोप में चलती रहती है।
अब क्या करते हैं, उधर क्या होता था, सारे लोग यूरोप में लड़ते लड़ते इंडिया में भी लड़ना स्टार्ट कर देते थे। तो बेसिकली ये क्या था, एक एक्सटेंशन ही था। ये बेसिकली वॉर थी यूरोप में, वो एक्सटेंड होके इंडिया में भी आ गई। अब क्या होता है कि 1746 में ये स्टार्ट कैसे होती है वॉर इंडिया में। इंग्लिश की नेवी होती है बार्नेट के अंदर में, ये सीज कर लेती है कुछ फ्रेंच की शिप्स को, ठीक है। अब फ्रेंच भी रिटेलिएट करते हैं और सीज कर लेते हैं मद्रास को। किससे? विद द हेल्प ऑफ फ्लीट फ्रॉम मॉरिशस। मॉरिशस के उस टाइम गवर्नर कौन थे? बर्दोनेइस करके एक गवर्नर थे मॉरिशस के। अब मैंने बताया ना आपको ऊपर कि मॉरिशस और रीयूनियन में भी फ्रेंच का पोजीशन था, तो यहाँ से वो हेल्प करने के लिए आ गए हैं इस एरिया में। तो इन्होंने क्या किया, मद्रास को कैप्चर कर लिया। जो मद्रास बेसिकली उस टाइम एक सेटलमेंट हुआ करता था इंग्लिश का। अब इसका क्या होता है, फर्स्ट कार्नेटिव वॉर एंड होती है 1748 में एक ट्रीटी के तहत, एक्सला चैपल ट्रीटी। ये बेसिकली यूरोप में होती है ट्रीटी। अब ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन कंक्लूड हो जाता है इस ट्रीटी के बाद। और इस ट्रीटी के बाद क्या होता है कि मद्रास को फिर से इंग्लिश को दे दिया जाता है। और फ्रेंच की कुछ टेरिटरीज होती हैं, कुछ एरिया होता है उनका नॉर्थ अमेरिका में। इस ट्रीटी के तहत फ्रेंच को अपना एरिया मिल जाता है और इंग्लिश को मद्रास का एरिया दे दिया जाता है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या थी इस लड़ाई, इस वॉर की? जो पहला कार्नेटिक वॉर लड़ा गया था उसका सिग्निफिकेंस क्या था? बेसिकली इस वॉर में एक पॉइंट आता है जिसको बैटल ऑफ सेंट थॉमस बोलते हैं, मद्रास का एरिया है। उसमें क्या होता है, फ्रांस और आर्मी ऑफ अनवरुद्दीन, ये नवाब होते हैं कर्नाटक के, इनके बीच में बैटल होता है। अब क्या होता है, इस बैटल में फ्रेंच की आर्मी बहुत छोटी सी थी और इंडियन आर्मी बहुत ही ह्यूज आर्मी थी, 10,000 के अप्रॉक्स, और फ्रेंच आर्मी 940-950 के अप्रॉक्स थी। बट इन्होंने क्या किया, एक डिसिप्लिन आर्मी, फ्रेंच की यूरोपियन डिसिप्लिन आर्मी ने 10,000 आर्मी जो इंडियन आर्मी थी उनको हरा दिया था इस वॉर में, बैटल ऑफ सेंट थॉमस में। तो इससे क्या हुआ, ये एक आई ओपनर हुआ यूरोपियंस से। आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट ये इन्होंने कैसे कॉलोनी इंडिया को बनाना स्टार्ट किया, ये एक आई ओपनर हुआ यूरोपियंस के कि हम एक स्मॉल डिसिप्लिन आर्मी एक लार्जर इंडियन आर्मी को हरा सकती है। मतलब कि हम अगर छोटे भी डिसिप्लिन वे में अगर लड़ेंगे इंडियन के थ्रू इंडियन आर्मी को, तो हम आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि हमारी आर्मी ज़्यादा डिसिप्लिन है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, सब कुछ। तो ये आई ओपनर था यूरोपियंस। इसी के बाद ये बाद में जाके कैप्चर जो भी कॉलोनी बनाते हैं इंडिया को, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर अब पढ़ते हैं। ये 1749 से 54 का टाइम था। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली एक रीजनल पॉलिटिक्स होती है। ये कोई यूरोप वाली लड़ाई नहीं होती है जैसे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में होता है। इसमें क्या होती है, रीजनल पॉलिटिक्स होती है जिसमें फ्रेंच और इंग्लिश का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब क्या होता है कि एक कार्नेटिक एरिया, जैसे मैंने आपको बताया साउथ इंडिया का, उसमें क्या होता है कि एक अनवरुद्दीन होते हैं, उनको ब्रिटिश का सपोर्ट होता है। चंदा साहिब जो होते हैं फ्रेंच का सपोर्ट होता है। ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और बेसिकली लड़ते हैं कि हु विल बी द किंग। एक मतलब कि एक गद्दी के लिए ये दोनों की लड़ाई होती रहती है काइंड ऑफ। तो अनवरुद्दीन को ब्रिटिश का सपोर्ट होता है, चंदा साहिब को फ्रेंच का। उसी तरीके से हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को फ्रेंच का सपोर्ट होता है और नासिर जंग करके ब्रिटिश का सपोर्ट होता है। अब होता क्या है कि बैटल ऑफ अंबूर करके एक होता है 1749 में। अब उसमें क्या होता है कि जो चंदा साहिब नहीं है कर्नाटक की, और मुजफ्फर जंग फ्रेंच के सपोर्ट होता है। चंदा साहिब को फ्रेंच का सपोर्ट होता है, मुजफ्फर जंग को भी फ्रेंच का सपोर्ट होता है, प्लस फ्रेंच आर्मी। ये बैटल ऑफ अंबूर में एक साथ अटैक कर देते हैं अनवरुद्दीन के ऊपर। अब इसमें अनवरुद्दीन मर जाता है और उसका जो बेटा होता है मोहम्मद अली करके होता है, मोहम्मद अली, वो बैटल छोड़ के भाग जाता है और त्रिचिन्नोपल्ली में जाके वो चला जाता है। बेसिकली क्या होता है, त्रिचिन्नोपल्ली में चंदा साहिब लोग होते हैं, उसको वो कैप्चर कर लेते हैं मोहम्मद अली को, उसके बेटे को। अब इसके बाद क्या होता है कि 1751 में एक बैटल ऑफ लखीदेपल्ली करके होता है, एक बैटल होती है। उसमें मुजफ्फर जंग जो होता है हैदराबाद का, वो किल्ड, बेसिकली डाइड बेसिकली इन द बैटल ऑफ लखीदेपल्ली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी जगह, मुजफ्फर जंग की जगह जो नेक्स्ट नवाब बनता है वो सलाबत जंग बन जाता है हैदराबाद का। अब क्या होता है कि उसी टाइम पे ये क्या कर बेसिकली इन्हें रिटेलिएट भी करना होता है इंग्लिश पीपल को, कि चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग, ये सब नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच आर्मी, इनका कंट्रोल हो जाता है।
इधर कार्नेटिक और हैदराबाद दोनों ही एरिया पे। तो ब्रिटिश आर्मी को भी रिटेलिएट करना होता है, अनवरुद्दीन की हेल्प करनी होती है, मोहम्मद अली की भी हेल्प करनी होती है। अनवरुद्दीन तो बेसिकली मर जाता है, बट उसका बेटे को कैप्चर करके ये लोग रखते हैं बेसिकली त्रिचुन्नपल्ली में, चंदा साहिब, फ्रेंच, ये सब पीपल। तो ब्रिटिश आर्मी क्या करती है, अटैक करती है आरकोट पे। इसकी आरकोट पे अटैक करने के लिए बेसिकली उनका एक क्लर्क होता है रॉबर्ट क्लाइव करके, वो इनको एडवाइस करता है कि हम अटैक कर सकते हैं आरकोट में। उसके बाद क्या होता है, ये अटैक करते हैं और बेसिकली उस अटैक में ये जीत जाते हैं। अब क्या होता है कि लेटर चंदा साहिब अब क्या होता है कि इसी अटैक के बाद चंदा साहिब अपने कैपिटल को बचाने चली जाती है आरकोट में, और उसी में चंदा साहिब को बेसिकली मोहम्मद अली मार देता है विद द हेल्प ऑफ मराठा ब्रिटिश। उसके बाद मोहम्मद अली नया नवाब बन जाता है कार्नेटिक का। अब यहाँ पे मोहम्मद अली आ गया। अब मोहम्मद अली यहाँ पे आ गया और चंदा साहिब भी जा चुका है, तो यहाँ पे फिर से कार्नेटिक वाले एरिया पे ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाता है, और हैदराबाद वाले एरिया पे क्योंकि पहले से ही मुजफ्फर जंग है यहाँ पे, तो सलाबत जंग, तो यहाँ पे हैदराबाद वाले एरिया पे फ्रेंच का कंट्रोल होता है। यहाँ फ्रांस आ जाता है, यहाँ ब्रिटिश। अब इस एरिया इसके बाद क्या होता है कि कार्नेटिक में मोहम्मद अली ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और हैदराबाद में सलाबत जंग फ्रेंच इन्फ्लुएंस। अब हैदराबाद में फ्रेंच आर्मी सोचती है कि इस पर कंट्रोल रखने के लिए वो अपना एक कैप्टन बसी करके होता है, उसको डिप्लॉय कर देती है हैदराबाद एरिया में। अब आते हैं आगे। उसके बाद क्या होता है, इनका एक बहुत ही अच्छा गवर्नर होता है, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले, जिसके अंडर में ये सारी सेकंड कार्नेटिक वॉर ये सब लड़ा जाता है। वो काफ़ी सक्सेसफुल रहता है फ्रेंच डुप्ले इंडिया में। बट फ्रेंच गवर्नमेंट ये सब चीज़ें देखती है कि इतने वॉर हो गए, इतना लॉस हो रहा है, अब कुछ मिल नहीं रहा है, हमारे हाथ से ये हैदराबाद कार्नेटिक वाला एरिया भी चला गया। तो इससे बौखला के जो फ्रेंच गवर्नमेंट, बेसिकली फ्रांस क्या होता है, वो गवर्नमेंट ही कंपनी होती है, और ब्रिटिश जो कंपनी होती है बेसिकली प्राइवेट कंपनी होती है। ये इनका डिक्लाइन का कारण भी बनता है फ्रांस का ज़्यादा, क्योंकि इंस्टेंटली ब्रिटिशर्स जो होते हैं इंस्टेंटली अपना जो भी फैसला लेना होता है तो वो इंस्टेंटली ले लेते थे, और फ्रेंच को क्या गवर्नमेंट को सारा कुछ अप्रूवल लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, उसके बाद ही ये कोई कदम आगे बढ़ा सकते थे। तो ये इनके लिए एक डिसएडवांटेज था फ्रांस के लिए। तो क्या करती है फ्रेंच गवर्नमेंट, रिप्लेस कर देती है, सोचती है कि बहुत सारे लॉसेस हो गए हैं हमारे, हमें कुछ मिल भी नहीं रहा है, कार्नेटिक का एरिया भी चला गया, तो वो रिप्लेस कर देती है, डुप्ले को बुला लेती है फ्रांस, और गोडेहू करके दूसरा एक बंदा आ जाता है फ्रेंच गवर्नर। अब गोडेहू जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल ही बेकार होता है। अब ये क्या करता है, गोडेहू आके ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड कार्नेटिक वॉर भी कंक्लूड हो जाता है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। चलिए फिर थर्ड कार्नेटिक वॉर जो होता है वो 1756 से 63। अब यही लास्ट कार्नेटिक वॉर होगा बेसिकली, इसी के बाद फ्रेंच जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी इंडिया में। ये भी 7 ईयर वॉर जो होता है एक यूरोप का ही वॉर होता है, 7 ईयर्स वॉर उसे बोलते हैं, 1756 से 63 का होता है। इसी का ही एक्सटेंशन यहाँ पे होता है, इधर भी लड़ाई करना चालू कर देते हैं। उधर यूरोप में लड़ाइयाँ होती थी तो वो एक्सटेंड करके इंडिया में भी आ जाती थी, जहाँ जहाँ कॉलोनी होती थी बेसिकली वो लड़ना चालू कर देते थे उस टाइम। अब ये एक डिसाइसिव बैटल थी फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में। अब इसी थर्ड कार्नेटिक वॉर के ही अंदर में बैटल ऑफ वॉन्डी वॉस होता है। इसी बैटल ऑफ वॉन्डी वॉस जो 1760 में होता है, ये बैटल 22 ऑफ जनवरी। इसमें क्या होता है, एक आयरे कोटे होते हैं, ब्रिटिश के का कैप्टन होते हैं आयरे कोटे, वो बेसिकली डिफीट कर देते फ्रेंच। उस टाइम फ्रेंच के कमांडर जो होते हैं काउंटे डी लैली होते हैं। उसमें ब्रिटिश जो होते हैं फ्रांस को हरा देते हैं बैटल ऑफ वॉन्डी वॉस में। इसके बाद तो फ्रांस का सफाया हो जाता है इंडिया से। क्या होता है 1761 में इस बैटल के बाद ब्रिटिश कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी, और जो लैली है वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाता है। उसके प्रिजनर ऑफ वॉर बना के उसको लंदन भेज दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। बाद में उसको फिर से फ्रांस भेज देते हैं और फ्रेंच गवर्नमेंट उसको एग्जीक्यूट कर देती है 1766 में लैली को। अब 1763 में जो इस थर्ड कार्नेटिक वॉर का जो कंक्लूजन होता है वो ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस भी इसे बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस। इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश जो होती है वो जो भी फ्रेंच के एरिया होते हैं उसको रिटर्न कर देती है, जैसे पौंडीचेरी, माहे, कराईकल, चंदन नगर। बट ये पॉलिटिकली नहीं अब कुछ भी कर सकते हैं, बस ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए वो
जो भी काम कर सकते हैं, बट पॉलिटिकली उनका इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं होगा इंडिया में। तो फ्रेंच पॉलिटिकल पावर एंडेड नाउ, ओनली सम ट्रेडिंग पोस्ट लेफ्ट फॉर कॉमर्शियल पर्पज ओनली। बस ये कुछ नहीं। और कॉज, अब इसके बाद कॉजेज फॉर इंग्लिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेलियर, जैसे कि मैंने आपको एक तो बता ही दिया कि वो एक तो फ्रेंच गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी, और इंग्लिश जो होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है। अब ये क्या करती है गवर्नमेंट कंपनी? डिले डिसीजन, और इसमें इंस्टेंट डिसीजन। ठीक है। दूसरा क्या था कि इनके जो भी कमांडर्स थे इंग्लिश के वो ज़्यादा अच्छे थे। कमांडर्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश कमांडर्स जो थे वो काफ़ी बेहतर थे इनके पास, इंग्लिश कमांडर्स, इन कंपैरिजन टू फ्रेंच कमांडर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इंग्लिश कमांडर में सर आयरे कूटे, जैसे कि मैंने आपको बताया थर्ड कार्नेटिक वॉर में सर आयरे कूटे ने हराया था लैली को, काउंटे डी लैली को, फ्रेंच कमांडर को। वो भी अच्छा था। एक लॉरेंस करके था, रॉबर्ट क्लाइव थे, ये सब अच्छे थे इनके पास कमांडर। बट फ्रांस के साइड में एक डुप्ले को छोड़ के कोई भी नहीं था, डुप्ले को छोड़ के। बट इनके साइड में रॉबर्ट क्लाइव हो गए, आयरे डे कूटे, और भी लॉरेंस, और भी थे, और भी अच्छे थे। बट इनके पास ज़्यादा अच्छे कमांडर्स हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कॉमर्शियल फ्रांस जो था इम्पीरियलिस्टिक सोच के चक्कर में, इम्पीरियलिस्टिक थॉट के चक्कर में फंड्स इसके कम हो गए और ये कॉमर्शियल इंटरेस्ट को ज़्यादा नहीं देखता था। बट ब्रिटिश बोथ कॉमर्शियल प्लस imperial thought, so no sort of fund। इनका बस सोच था विस्तार का, उसके चक्कर में कॉमर्शियल जाए तो जाए, ट्रेडिंग जाए तो फंड्स की कमी होने लगी। ब्रिटिशर्स में क्या था, ये इन्होंने दोनों बैलेंस करके रखा हुआ था, कॉमर्शियल प्लस इंपीरियल, तो उनके पास कभी भी फंडिंग की शॉर्टनेस नहीं आई। फोर्थ, इंग्लिश नेवी मोर सुपीरियर फ्रेंच नेवी। ठीक है, फ्रेंच नेवी से इंग्लिश नेवी ज़्यादा सुपीरियर थी, अच्छे थे। फिफ्थ पॉइंट, इंग्लिश के पास जो सेंटर्स थे वो ज़्यादा थे, हेल्ड मोर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, जैसे कि कलकत्ता। इनके इम्पोर्टेंट सेंटर्स काफ़ी थे, मद्रास, बॉम्बे। बट फ्रेंच के पास हैज ओनली पौंडीचेरी। अब आपके पास वो एक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर होगा तो आप कैसे कंट्रोल करोगे इंडिया पे? इनके पास कंट्रोल करने के लिए ईस्ट साइड में कलकत्ता था इम्पोर्टेंट सेंटर, मद्रास था इनके पास, साउथ इंडिया में बॉम्बे था इनके पास, वेस्टर्न साइड में तो इनका ज़्यादा कंट्रोल था इंडिया पे, तो इसलिए इनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी इंडिया में रूल करने के लिए, फ्रेंच की कम। तो यही मेन 3 4 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। चलिए, तो यहाँ के इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फ्रेंच प्लस ये जो पार्ट था
फर्स्ट पार्ट जो हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर कर रहे थे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कैसे इंडियंस को, उनके रीजनल रूलर्स को कैसे हराया, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे बंगाल हो गया, टीपू सुल्तान का एरिया, मैसूर हो गया, अवध का एरिया हो गया, ये सब एरिया कैसे उन्होंने ब्रिटिश के अंडर में आया, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। चलिए, अभी ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय, थैंक यू।